चलिए, फर्स्ट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स प्रोब इनटू वायलेशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉस इन तमिलनाडु's अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगस्थ्यमलाई के आसपास का रीजन। सुना है कभी अगस्थ्यमलाई कहाँ पे है? किस रीजन के आसपास है? तमिलनाडु में है, केरला में नहीं है। ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन पे तो नीलगिरी है। बिल्कुल सही बात है जी। तो अगर हम रफ एक मैप बनाएं केरला और तमिलनाडु के बीच में, यहां पे एक रीजन बन रहा है जिसका नाम है अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप। अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप, और वहां पे जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उनकी वायलेशन चल रही थी। उनकी वायलेशन से लिंक्ड एक केस जुड़ा आया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में बोला कि यार एक काम करो, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को बोलो, सीईसी को, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को बोलो कि यहां पे जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हो रखी हैं इस अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप के अराउंड, वो सबको एक नोट किया जाए और उसके बाद हम उसको ऑर्डर करेंगे, इनको हटाओ यहां से। क्लियर है जी? अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को बोला, इसको समझते हैं ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को बोला कि अगस्थ्यमलाई लैंडस्केप में जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, यहाँ पे जो भी इंक्रोचमेंट हो रखी हैं या जो यहाँ पे गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, ठीक है, इन कॉन्ट्रावेंशन टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उनके अपोज जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे लिस्ट किया जाए और फिर हम एक ऑर्डर निकालने वाले हैं उनको रोकने वाले। ये पूरा मसला बन रहा है यहाँ पे। अब हमारे लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नाम सुना है इसका कभी? सीईसी। गेस करो, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी या नहीं होगी? नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन ये बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक ऑर्डर से बनाई थी 2002 में। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2002। इसके बाद 2008 में इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, और लेटेस्ट इसका स्टेटस है 2023 के मुताबिक कि इसको अब ट्रांसफर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये बॉडी जो है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, अपने ही ऑर्डर के तहत बनाई थी। ठीक है, इसका काम होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग कहीं पे अगर वायलेशन हो रही है तो उसको नोट डाउन करना, उसको रिपोर्ट करना वापस, फिर कोई ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट रेफर कर देती थी इसको कि ये भी देखो जरा, उसका काम ये भी होता था, वो भी सब ऑब्जर्व करना। और बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफर कर दिया टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि आज के टाइम पे अगर इस मिनिस्ट्री या इस बॉडी की कोई पेरेंट मिनिस्ट्री है तो वो ये वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इससे पहले जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है जी? डन। सीईसी को बोला गया कि यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हो रखी हैं उनको जरा नोट डाउन करो। अब आपके लिए दो चार चीजें और आती हैं यहाँ पे। क्या आपने कभी अगस्थ्यमलाई टाइगर रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना है? बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पे आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, कौन डिक्लेयर कर रहा है, वो सब मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि उस स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे। ये जो ऑर्डर है ये लैंडस्केप के रिलेटेड आया है, उसी लार्जर लैंडस्केप में छोटा सा पार्ट है अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी। मान लो लैंडस्केप जो टोटल है वो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का है, उसमें से 2,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उस बायोस्फीयर रिजर्व का भी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इस बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं? हो सकती हैं। कोई नाम बताएगा उनका कि इस अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? सोचिए।
नहीं सर, नहीं, नीलगिरी तो बच्चे अलग से अपना एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो ट्राई जंक्शन पे बना हुआ है, ये रहा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला पार्ट। ये अगस्त्यमलाई ये केरला और तमिलनाडु के बीच में। कल्लाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, कल्लाकड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, जो कि इस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फिर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, उनमें से एक है नैयार, पेपारा, शेंदुरने। स्पेलिंग बोल रहा हूं, लिख लो, पहले लिखो। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। पहली है उसमें से शेंदुरने, SHENDURNEY, शेंदुरने। सेकंड पेपारा, PEPPARA, पेपारा। थर्ड नैयार, NEYYAR। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, और एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कल्लाकड़, KALAKKAD, कल्लाकड़। देन मुंडनथुराई, MUNDANTHURAI, मुंडनथुराई। ये टाइगर रिजर्व है, कल्लाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। क्या बोला मैंने अभी? MUNDANTHURAI, मुंडनथुराई। और ये नाम मैंने नहीं रखे। हाँ जी, इसके बीच में नहीं आ रहा सर, बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आ रहा। ठीक है, और सवाल आपके लिए मेरे एंड से है, क्या आपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम सुना है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, सर इसको एनवायरनमेंट की क्लास में हमने कवर किया। इन जनरल अगर आप देखोगे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनमें से 12 जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को कौन रन करता है? यूएन, थोड़ा और स्पेसिफिक, यूनेस्को। यूनेस्को इन कंटिन्यूएशन विद मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो 1974 में लेके आया था यूनेस्को, उसके तहत उन्होंने फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाना शुरू किया। और उसी लिस्ट में 12 जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, वो भी आते हैं। टोटल कितने हैं इंडिया में? 18। WNBR का कौन कितने पार्ट है? 12। उनमें से अगस्त्यमलाई टाइगर, सॉरी, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी उसका पार्ट है। 12 सर, 12 है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में हैं वो अपने मैप में आपने मार्क करने हैं। सेकंड, जो ये 12 हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, इनको भी आपने अपने मैप में मार्क करना है। होमवर्क है जी मेरे एंड से, ये मैंने करवा दिया। चलें आगे। यूनेस्को बच्चे इस लिस्ट को मेंटेन करके रखता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट को। होता क्या है कि जो लेट्स से पेरेंट कंट्री है, इंडिया की बात करें, वो अपने एंड से एक प्रपोजल दे देता है कि हमारे एंड से इस बायोस्फीयर रिजर्व को ना इसका पार्ट बनवा दो। फिर इनका क्राइटेरिया है, वो पूरा होगा तो देन दे विल फॉलो दिस, कि ठीक है कि हमारा क्राइटेरिया फॉलो हो गया, हम अब इसको WNBR की लिस्ट में डाल देते हैं। हाँ जी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB प्रोग्राम है, वो भी यूनेस्को का प्रोग्राम था, 1978 में चालू किया था उन्होंने। सबसे बड़ा पहले वही था। देखो बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया क्या है कि आपने यहाँ पे एक कोर रीजन बनाना है, उस कोर रीजन को सारी ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर रखना है। उस कोर रीजन में क्या आ जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगे, टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे। उसके बाद बफर रीजन आ जाएगा, फिर ट्रांजिशन रीजन आ जाएगा। बफर में थोड़ा सा प्रेशर अलाउ कर सकते हो, थोड़ी सी इंटरफेरेंस ह्यूमन की अलाउ कर सकते हो, रिसर्च एक्टिविटी, ग्रेजिंग की थोड़ी सी राइट्स दे सकते हो, या फिशिंग को अलाउ कर सकते हो, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को बात अलाउ कर सकते हो। फिर ट्रांजिशन रीजन में बाहर वाला जो रीजन बन रहा है पेरीफेरी पे, उस पे सेटलमेंट भी अलाउ कर सकते हो।
आइडिया है कि आपने कोर को कंजर्व करना है, लेकिन ह्यूमंस को भी कितनी ही दूर रख लोगे, तो उनकी एक्टिविटी रेगुलेट करेंगे हम बफर और ट्रांजिशन। ये आइडिया, ठीक है जी। तो जो इंडिया के केस में जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, वो किसी एक्ट के तहत नहीं डिक्लेयर किए जाते। क्लियर? स्टेट यहाँ पे प्रपोजल देता है, स्टेट अपना मैनेजमेंट प्लान प्रपोज करता है, सेंट्रल जो कमेटी है उसको देखती है, बोलते ठीक है ओके डन। क्लियर है जी? डन। चले आगे, चले नेक्स्ट। अब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन लिंकिंग ओशन प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट। यूएनएचआरसी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसके साथ उन्होंने लिंक किया है ओशन प्रोटेक्शन को एंड ह्यूमन राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। पॉलिटी में कहीं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम, क्या फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स के साथ लिंक्ड है? नहीं है। आप लोग नहीं फिर जवाब दे रहे, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। है ही है ना? हाँ तो फिर बोलो ना कि सर है ही है, आपको नहीं अगर आता वो आपकी गलती है, हमारे एंड से तो है ही है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के जरा थोड़ा सोचो क्या बोलता है वो। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और उसी को बार 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 उसका स्कोप एक्सपैंड किया गया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस था जिसके तहत बोला गया कि आर्टिकल 21 के अंदर ही हमारे यहां पे प्रावधान है राइट टू हैव अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ की बात की गई। तो आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बड़ा है, और अगर फंडामेंटल राइट वो है लेकिन वो लिंक किसके साथ होगी? ह्यूमन राइट्स के साथ। तो सिमिलरली यहां पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है लिंकिंग ओशन प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट। मतलब क्या कि यार ओशंस को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद ह्यूमन राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। अब ओशियंस के इस केस में जो पोल्यूशन है या उसको थ्रेट है इकोसिस्टम को या बायोडाइवर्सिटी को, कैसे कैसे है वो? क्या प्लास्टिक की वजह से वहां पे थ्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वहां पे लेट्स से ऑयल स्पिल की वजह से थ्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन हो रही है वहां पे, वो भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ वेज है पोल्यूशन के। तो आइडिया है कि आपने ओशन इकोसिस्टम को कंजर्व करना है क्योंकि वो डायरेक्टली ह्यूमन राइट के साथ लिंक्ड हो रखा है। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने क्या यूएनएचआरसी का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दो, क्या काम है इसका? नाम तो मैंने बोल ही दिया है, काम बोलो, काम थोड़ा सा। कब बनी थी कुछ ऐसा बता दो। 2006 में। किसने बनाई थी? जनरल असेंबली ने। कितने मेंबर बॉडी है? सारे होंगे। कितने मेंबर हो सकती है? 47, बिल्कुल सही बात है जी। 47 मेंबर बॉडी है। सेक्रेटेरिएट कहां पे है इसका? जेनेवा में, राइट। और सेक्रेटेरिएट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी। ये जो 47 मेंबर्स हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ आइडिया है? कि ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ? नहीं, रीजन वाइज। 13 इनमें से एशिया पैसिफिक रीजन के होंगे जिसमें इंडिया भी आ जाएगा। देन 13 अफ्रीकन रीजन से होने वाले हैं।
फिर 8 होने वाले हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज से, 7 होने वाले हैं वेस्टर्न यूरोप और बाकी कंट्रीज से, 6 होने वाले हैं ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज से। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना कितना है, इन जनरल आपको याद होना चाहिए कि 47 मेंबर्स हैं। और एक बार अगर बंदा यहाँ पे इलेक्ट हो जाए, एक कंट्री इलेक्ट हो जाए, तो 3 साल का उनका मेंबरशिप है वहां यहाँ पे। एंड इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकती, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं हो सकती यहाँ पे, याद रखो। 3 साल की मेंबरशिप रहने वाली है, जैसे ही मेंबरशिप एक्सपायर होगी, ऐसा नहीं है कि अगली बार साथ के साथ दोबारा री इलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है जी, डन है, ठीक। अब इसकी सिग्निफिकेंस इस वे में भी है कि यार हम ना एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, जिसकी थोड़ा सा मैंने क्लासेस में बात की थी, अब तक नहीं कर पाए। लास्ट ईयर कोरिया में, साउथ कोरिया में उस पर बैठक चल रही थी दिसंबर के आसपास। आइडिया वॉज टू हैव अ इंटरनेशनल ट्रीटी टू एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन। जैसे हमारे पास पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, वो पोल्यूशन के रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड है, राइट, टेम्परेचर लिमिट करना। तो वैसे ही ओशियंस को अगर आपने प्लास्टिक पोल्यूशन से बचाना है, तो वैसे ही आपको एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट चाहिए होगा। और अब कोशिश की जा रही है कि अगस्त 2025 के अराउंड उसको कंक्लूड कर देंगे। तो दैट वे इट्स अ पॉजिटिव स्टेप कि यहाँ पे यूएनएचआरसी ने यूनानिमस यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया। क्लियर है जी, डन। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज इन कंचा गच्चीबोली रीजन। कंचा गच्चीबोली रीजन न्यूज में रहा है। अरे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। तो कंचा गच्चीबोली रीजन किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट? ना 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 ना, साउथ की। हाँ, तेलंगाना की बात कर रहे हैं हम यहाँ। याद है वो तेलंगाना का केस, ये बुलडोजर्स वाले सीन सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ पे कंचा बाउली रीजन में जो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात चल रही थी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्टे लगा दी कि यार कुछ ऐसा नहीं करने वाले तुम लोग। और ऑर्डर बड़ा मजेदार आया, वो मेरे को पढ़ के मतलब बड़ा मजा आया उसमें। जो ये डिफॉरेस्टेशन चलनी शुरू हुई थी, ये वीकेंड पे शुरू नहीं हुई। वीकेंड पे कोई कोर्ट नहीं होती। 2 दिन में चल रहा है पूरा, बुलडोजर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। अगले दिन बुला लिया फिर सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे पहुंचे लोग, बोले पहली बात तो ये बताओ कि वीकेंड पे क्यों काम कर रहे थे इतना। एक हमने केस की बात की थी, टीएन गोदावर्मन जजमेंट। टीएन गोदावर्मन जजमेंट की थी। वो क्या केस बोलता है टीएन गोदावर्मन? वो बोलता है, अगर किसी बच्चे से पूछो कि फॉरेस्ट क्या होता है, वो ये थोड़ी बोलेगा स्टेट ने जो डिक्लेयर किया वो फॉरेस्ट है। वो तो बोलेगा जिसमें बहुत सारे पेड़ है। कहते हमें भी वही जजमेंट या वही हमें डिसीजन भी वही पसंद है, वही डेफिनेशन पसंद है हमें। ऐसा नहीं है कि जब तक सरकार एक फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करेगी, फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करेगी, तभी फॉरेस्ट है वो, नहीं। तो डिक्शनरी मीनिंग है ना फॉरेस्ट का, हम तो वो मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे थे कि ये जो रीजन है, कंचा गच्चीबोली रीजन है, ये फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है। इस पे अलग अलग वर्जन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेड़ बहुत सारे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने बचपन में, मतलब मेरे बचपन में, टीएन गोदावर्मन जजमेंट यहाँ पे प्रोनाउंस कर रखी है। उसके मुताबिक क्या है भाई? उसके मुताबिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लैंड रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है या नहीं है, अगर वो डिक्शनरी मीनिंग में फॉरेस्ट है तो हम उसको फॉरेस्ट ही मानेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपने लेके आना है तो प्रॉपर EIA वाला स्कोप चलाओ पूरा, सब चीजें आएंगी यहाँ पे। ये आर्गुमेंट नहीं हम सुनने वाले कि ये तो फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर कि इस एरिया को जितना आपने डिस्ट्रॉय किया ना, उसको रिस्टोर करो, फटाफट करो। ये एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, नहीं करोगे तो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्लस जो हायर ऑफिसर्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनको हम यहीं पे एक टेम्परेरी जेल बनाएंगे, यहीं बंद करेंगे उनको।
जजमेंट में बोला गया है, तो या तो फटाफट इसको रिस्टोर करना शुरू कर दो। सेंट्रल आइडिया वही है, टीएन गोदावरी, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है जी? ठीक है, तो कंचा गच्चीबोली रीजन कहां पे है? तेलंगाना। डन है जी, कोई डाउट हो? चले आगे, चलो नेक्स्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुना इसके बारे में? क्या सुना इसके बारे में? राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ? आबादी कम हो रही है, आबादी तो अच्छे लोगों को भी कम हो रही है। आईयूसीएन स्टेटस सीई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, वन ऑफ द हेवीएस्ट, नॉट द हेवीएस्ट बट वन ऑफ द हेवीएस्ट। भारी भरकम है भाई, ठीक है। तो यही बोल सकते हो कि खाते पीते घर का है। सोन चिड़िया शायद इसी को बोलते हैं सर, ठीक है। बाकी कंफर्म करके नहीं बता पाऊंगा मैं, बाकी देख लेंगे बाद में। इसका हैबिटेट जो है राजस्थान, देन गुजरात, देन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, यहां पे पाया जाता है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहां पे बहुत सारी इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। क्लियर है जी? ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड देन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यहां पे इसकी नेचुरल हैबिटेट में पॉपुलेशन पाई जाती है। और एक ग्रासलैंड को पसंद करता है, तो जहां जहां पे ग्रासलैंड होने वाले हैं यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन होने वाली। क्लियर? इसको कंजर्व करने के लिए एक और प्रोग्राम सरकार ने चलाया जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, उसमें इस बर्ड को भी यूज किया गया या इसको कंजर्व करने की बात की गई। इसमें कुछ स्पीशीज हैं, 20-22 स्पीशीज हैं इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें उस दिन हमने जो कवर किया था याद है, डगोंग, वो भी कवर हो रही है इसमें। तो हम कोशिश करेंगे जब तक हम अपना पूरा करंट अफेयर्स खत्म करेंगे तो उसके जो 20-22 स्पीशीज हैं इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर है जी? चलें आगे, ठीक। नेक्स्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। Kazakhstan discovered its largest deposit of rare earth elements in central Kazakhstan's Karaganda region. This is important places in news के perspective से। Karaganda region, simple, कहाँ पे है? कजाकिस्तान। करगंडा रीजन कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। और न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यहां पे उन्होंने लार्जेस्ट डिपॉजिट अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिस्कवर किए। क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम है? क्या इस बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में? आया था। क्या अगली बार क्वेश्चन आएगा? आएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इस बार तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। बता रहा हूँ। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पूछा ही नहीं कि कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट हैं या नहीं है। उन्होंने बोला कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो आपकी फ्लोरोसेंस वाली प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती हैं, लाइट के साथ लिंक्ड है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 थी कि, स्टेटमेंट 1 थी शायद कि ये फ्लैट टीवी स्क्रीन होती हैं, उनमें यूज होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दूसरी थी स्टेटमेंट कि उनकी लाइट एमिटिंग वाली प्रॉपर्टी होती है कोई। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर था ऑप्शन ए, जिसमें दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? टीवी स्क्रीन में यूज हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन में अगर यूज हो रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो लाइट से रिलेटेड होगा ही होगा। और स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि इनकी लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज है यार, सम की होगी। टोटल 17 है,
मैं हर किसी को तो याद नहीं करने वाला, हाँ किसी ना किसी की तो हो ही सकती है। जनरल लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करना था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 17 एलिमेंट्स बनते हैं, जिनमें से 15 आ जाएंगे लेंथेनाइट्स, जो आपके पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट कहलाए जाते हैं। इसके साथ साथ दो स्कैंडियम एंड यूटेरियम। अब यूपीएससी की एक हैबिट है, जब वो किसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, तो उससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन भी है, वो सारे क्वेश्चन एक पेपर में नहीं पूछ सकते। तो इस बार मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा बड़ा सिंपल सा, अगली बार अगर रेयर अर्थ एलिमेंट से क्वेश्चन आएगा तो इनके ना नाम से आने वाला है। स्कैंडियम इज रेयर अर्थ एलिमेंट है या नहीं है, यूटेरियम है या नहीं है, या फिर जो 15 आपके ग्रुप्स बनते हैं, 15 एलिमेंट्स बनते हैं लेंथेनॉइड ग्रुप के, वो पार्ट है या नहीं। अगली बार डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, और वे भी बता दिया कैसे पूछेंगे। अब यूटेरियम, YTTRIUM ऐसे कुछ करके नाम है इसका, देख लेना, यूटेरियम। अब इसको रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्या ये रेयर है अर्थ में? देखो लॉजिकली तो यही बोला जाता है ना, नाम तो तभी है। अब मेरा नाम कुछ रखा है मेरे घर वालों ने, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख के रखा होगा मेरा, तो इसका भी नाम रखना था जब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी, लेकिन ये रेयर नहीं है। इनकी एक्सट्रैक्शन रेयर हो जाती है, प्रेजेंस रेयर नहीं है। प्रेजेंस तो बहुत सारी है इनकी, लेकिन डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। आप व्यापारी हो, आपने आयरन को माइन करना है, आप क्या बोलोगे कि मुझे ना वो एरिया बताओ जहां पे मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ऐसा ही होगा। तो आप वो 10-12 किलोमीटर का एरिया छानोगे, उसमें से 1-1.5 किलोमीटर को आप फाइनलाइज करोगे, वहां से आप आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी शुरू कर दोगे, ऐसा ही होगा। सेम गोज फॉर कोल। इनके केस में वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, कहीं पे एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। फिर बाकी एलिमेंट्स के साथ मिल जाएंगे, अगेन इकट्ठे नहीं मिलने वाले, तो आपको फालतू में दूसरे एलिमेंट्स भी माइन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इंप्योरिटीज के फॉर्म में ये मिलने वाले। अर्थ में प्रेजेंट है, डिफ्यूज फॉर्म में, कंसंट्रेटेड नहीं है, इसलिए इनकी एक्सट्रैक्शन अपने आप में दिक्कत वाली बात बन जाती है। क्लियर? लेकिन इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जो आपकी कमिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है उन सब में इसका यूज होने वाला है। ई टेक की बात करो, IoT की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, सब में इनका यूज है। ईवीस में बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर? पक्का? इसी के साथ इसका साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, शगुन के तौर पे मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्रिटिकल मिनरल्स का। क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम बात करें, वो एक लेट्स से साइंस बेस्ड टॉपिक था। क्रिटिकल मिनरल्स की जब बात करते हैं, वो पॉलिसी बेस्ड टॉपिक है। क्रिटिकल मिनरल वो है जो कंट्री ने डिसाइड कर लिया अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से, यार हमारे लिए ना ये मिनरल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल है, इनकी सप्लाई चेन की डिसरप्शन हो सकती है और हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है चाइना के लिए ना उतनी इंपॉर्टेंट हो, पाकिस्तान के लिए तो खैर उनके लिए तो अलग ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट हर कंट्री के साथ वेरी करने वाली, इंडिया की अलग होने वाली है, चाइना की अलग होने वाली, जापान की अलग, यूएस की अलग। तो इंडिया ने अपनी एक लिस्ट बनाई है, 30-31 क्रिटिकल मिनरल्स उस पर, उनसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आया, लेकिन बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया है। अगली बार उसके नाम पूछ लेंगे, अगली बार कि लिथियम है या नहीं, उसमें बेरिलियम है या नहीं है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म वाला होमवर्क है, इसको कल नहीं याद करना आपने, लेकिन दिमाग में रखो कि आपने याद करना है। हाँ जी, 30-31 के आसपास है सर क्रिटिकल मिनरल्स, वो सरकार ने लिस्ट जारी की है अपनी। ठीक है जी। हाँ जी, करंट अफेयर्स, हाँ हाँ था क्वेश्चन, इसीलिए तो बोला मैंने, क्वेश्चन था इस बार में। हाँ, मिनरल माइनर मिनरल्स पे भी था शायद, है ना, कुछ ऐसे भी था, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग है, क्रिटिकल मिनरल्स अलग है। हाँ, हो सकता है क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में सरकार बोल दे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी एडेड है।
क्लियर है जी, डिफरेंस क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज, recently Prime Minister of India inaugurated the new Pamban Bridge in Tamil Nadu, marking the opening of India's first vertical lift railway sea bridge. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, marking the opening of India's first vertical lift railway sea bridge. हाँ जी बिल्कुल, ये क्या कर रहा है, मेन लैंड को, जो आपको ये दिख रही है ना ये वाला पार्ट, ये वाला जो इनफैक्ट ये नहीं है वर्टिकल ब्रिज, ये नहीं है गुरु, ये है, ये ऐसे राइज कर जाता है वर्टिकल ब्रिज, ताकि नीचे से जो हैवी कंटेनर्स हैं, हैवी शिप्स हैं बड़ी, वो पास हो जाए। तो अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये किसके या किस प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, वो है रामेश्वर आइलैंड्स। रामेश्वरम पड़ा है, पंबन आइलैंड्स का ही पार्ट है वो। यानी कि यहाँ पे अगर तमिलनाडु की कोस्ट मेनलैंड यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कहीं आपको रामेश्वर आइलैंड्स मिलने वाला है, पंबन आइलैंड्स मिलने वाला है, तो उसको कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज। इसलिए रेलवे सी ब्रिज, चेन्नई एक्सप्रेस या कुछ ऐसी मूवी में भी दिखाया जाता है उसमें, तो वैसे भी बहुत शूटिंग वगैरह होती रहती है। क्लियर। जिस वाटर बॉडी के ऊपर ये बना हुआ है, ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है, ये है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट कवर किया इसे हमने, बिल्कुल किया जी। और पार्क स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, बे ऑफ बंगाल एंड पार्क बे। पार्क बे, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड है वो। क्लियर है जी, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। सीपीसीबी रिवाइजेस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका नाम सुना है? क्या करता है? पोल्यूशन के जो मैटर्स होने वाले हैं, चाहे वो वाटर चाहे वो एयर है, उसके रिलेटेड एडवाइजरीज वगैरह करनी, उसको मॉनिटर करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना कि हम ये स्टेप्स ले सकते हैं। फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं उन पे ओवरसाइट रखनी है अपनी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम इसके बन रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? क्या स्टैट्यूटरी है? क्या किसी लॉ के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी अपनी? स्टैट्यूटरी है। क्या लॉ का नाम है? बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत इसको बनाया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर 1981 में अगेन, जैसा ये वाटर वाला एक्ट है, वैसे ही आप एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट लेके आए 1981 में। फिर इसको बोला गया कि यार जो हवा के साथ रिलेटेड पोल्यूशन है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट इसकी वाटर वाले एक्ट के तहत हुई है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट यही है, वो अलग अलग स्टेट्स के आगे, अब उन पे ओवरसाइट ये रख रहा है, ओवरसाइट रख रहा है, इतना जानना है हमने। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन इंडेक्स, पीआई। अब हर इंडस्ट्री का पोल्यूशन इंडेक्स अलग होने वाला है, या मैं ऐसे बोलूं कि हर कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री का पोल्यूशन इंडेक्स अलग होने वाला है। कोई अगर सीमेंट की इंडस्ट्री है वो ज्यादा पोल्यूशन करने वाली है, राइट। कोई अगर लेट्स से असेंबली लाइन फैक्ट्री है वो कम करने वाली है। तो ऐसे कैटेगराइज इन्होंने कर दिया, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, और अब एक और कैटेगरी यहां पे इंक्लूड कर दी गई है, ब्लू कैटेगरी। ठीक है जी। तो पहले कौन सी थी? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, देन व्हाइट,
एंड नाउ ब्लू इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ब्लू कैटेगरी इन्होंने उसके लिए दे दी, एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि अगर कोई इंडस्ट्री म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प कर रही है, नहीं तो वो ऐसी लैंडफिल पड़ी रहती, उसको मैनेज कर रही है, वो ब्लू कैटेगरी आ जाएगी। फिर कोई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ब्लू कैटेगरी आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशंस मिलने वाली है ब्लू कैटेगरी को इंसेंटिव के तौर पे कि आप इसको ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है जी? यहाँ पे हाईएस्ट पोल्यूशन इंडेक्स ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80। फिर इनके केस में 80 से 55 तक जो पोल्यूशन इंडेक्स बनता है। फिर उसके बाद 55 से 25 तक जो पोल्यूशन इंडेक्स बन रहा है थर्ड कैटेगरी। फिर लेस देन 25 वो बनता है फिर फोर्थ कैटेगरी। अपने को जानना नहीं है कौन सी इंडस्ट्री 80 में आ रही है, 85 में आ रही है, अपने को नहीं जानना। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 क्लासिफिकेशन के अब कैटेगरीज बना दिए इन्होंने, लेटेस्ट बनी है ब्लू वाली, और इसमें एग्जांपल्स देख लो आप। ठीक है जी, डन। चले आगे। नेक्स्ट, गैस हाइड्रेट्स। अब ये न्यूज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने इनकी एक्सप्लोरेशन के लिए एक परमानेंट प्लांट टाइप बनाने की बात की है। गैस हाइड्रेट समझो सबसे पहले क्या होता है। ये फ्रोजन फॉर्म में कुछ मटेरियल है, फ्रोजन फॉर्म में, और ये कहाँ पाया जाता है? जनरली जो पर्माफ्रॉस्ट वाले रीजन होते हैं वहां पाया जाता है, या फिर डीप सी में पाया जाता है। फ्रोजन फॉर्म में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में बना होगा। यहां पे मीथेन होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस हाइड्रेट्स। गैस मतलब मीथेन, हाइड्रेट मतलब वाटर, और ये इस फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में बनाएगा। क्या इसकी जब माइनिंग होगी, एक्सप्लोरेशन होगी, क्या यहां से बाद में मीथेन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? नेचुरल गैस को किया जा सकता है? क्या उससे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो यहां पे चाइना वही करने की कोशिश कर रहा है, राइट? गैस हाइड्रेट्स इंडिया में कहां पाए जा सकते हैं? कोई जगह है जहां पाए जा रहे हैं या मिले हैं? जहां पे कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्या वहां पे आपकी ड्रिलिंग भी होती है ऑयल की? होती है दोस्त, होती है। कृष्णा गोदावरी, वो भी जो आपका सी वाला पार्ट है, नॉट ऑन द लैंडवर्ड साइड, ऑन द सी साइड। तो वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन भी होती है, एक्सप्लोरेशन कमर्शियल भी उसका यूज शुरू हो चुका है, और वहीं पे गैस हाइड्रेट्स के रिजर्व भी पाए गए। क्लियर है जी? चले आगे। नेक्स्ट, IUCN रिलीजेस फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लॉयन। अब IUCN का नाम आपने सुना होगा रेड लिस्ट के तौर पे, कि रेड डेटा बुक मेंटेन करती है, लाल किताब रेड लिस्ट लेके आती है कि कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ग्रीन स्टेटस असेसमेंट की। आपने तो रेड की ही बात सुनी है अब तक, लेकिन अब ये भी आप सोच लो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्रीन स्टेटस या ग्रीन स्टेटस असेसमेंट कौन मेंटेन करता है, कौन रिलीज करता है? तो वो भी IUCN ही करता है। रेड लिस्ट भी वही रिलीज करता है, लेकिन ग्रीन स्टेटस असेसमेंट भी वही रिलीज करता है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से। जो रेड लिस्ट है वो क्या दिखाती है? कितना थ्रेट है टू एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही बात है। जब हम लॉयन, एशियाटिक लॉयंस की बात करें, तो मैंने आपसे पूछा इसका IUCN स्टेटस क्या है। आप सब लोगों ने पहले वल्नरेबल नहीं बोला, आप सबने बोला कि यार इंडेंजर्ड होगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा। क्यों? आपको लग रहा है यार उसकी ना पॉपुलेशन कम होती जा रही है, दिक्कत है, हर जगह नहीं पाया जाता। तो वल्नरेबिलिटी तो उसका एक दिखा रहा है कि यार उसका IUCN स्टेटस क्या है एक्सटिंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कितना हम उसको कंजर्व कर पा रहे हैं, कौन सी हैबिट्स हमने वहां पे लेके आई हैं, कितना उसका हैबिटेट इंप्रूव हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में लेके आएंगे। नंबर्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, नंबर्स की बात करनी है तो रेड लिस्ट में करो। यहां बात करेंगे कि वहां पे उनकी कंडीशन कैसी है,
जेनेटिकली एशियाटिक लॉयन को हट्टे कट्टे होना चाहिए था, आजकल के वहां पे जो एशियाटिक लॉयंस हो रहे हैं छोटे छोटे हो रहे हैं, खाने को है ही नहीं उनके पास। फिर इनब्रीडिंग का मसला आ रहा है वहां पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यार नंबर को छोड़ो, वो तो रेड लिस्ट कवर करेगी, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है वहां पे, वो ग्रीन स्टेटस असेसमेंट करने वाली है। क्लियर है जी? तो उसके मुताबिक इन्होंने 8 क्लासिफिकेशन के तरीके बना दिए कि कहीं पे लिख देंगे वेरी डिप्लीटेड है, मॉडरेटली डिप्लीटेड है, एक्सट्रीमली डिप्लीटेड है, फिर बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है। वो सब कैटेगरी बनती है यहाँ पे। क्लियर है जी? तो वो लिस्ट यहाँ पे लॉयन के केस में रिलीज की गई। अब मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि वो पूछेंगे रेड लिस्ट और ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में क्या फर्क है। पहला तो यही पूछेंगे कि ग्रीन स्टेटस असेसमेंट को कौन रिलीज करता है, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका स्टेटस नहीं पूछने वाले वो कि ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में क्या है जी। क्लियर? डन? चले आगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए रिलीज किए, बहुत सारी स्पीशीज के लिए कर रखी है। हाँ, लेकिन पहली बार एशियाटिक लॉयन के लिए की है। ऐसी सैकड़ों स्पीशीज और होंगी जिनके लिए उन्होंने कर दी है। डन? चले आगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड फॉर हिमालयन इकोसिस्टम। अब हिमालयन इकोसिस्टम के रिगार्डिंग हमने वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम कवर कर लिए हैं। एग्जाम्पल, लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव, हिमालयन अडाप्टेशन फ्रेमवर्क और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ये सब किए हैं हमने बचपन में। और वैसा ही एक प्रोजेक्ट यहां पे लॉन्च किया गया आइस क्रंच के नाम से। आइस क्रंच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आइस क्रंच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू कंजर्व हिमालयन इकोसिस्टम। यहां पे रिसर्च स्टेशन बनाने की बात की गई है। ठीक है जी? और जो रिसर्च स्टेशन बनाने की बात की है वो बात की गई है नाथा टॉप में। नाथा टॉप कहां पे जगह? नाथा टॉप उत्तराखंड। पत्नी टॉप का नाम सुना है? कहां पे? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ में ये वही रेंज बनती है, पीर पंजल के आसपास की बनती है नाथा टॉप। NATHA नाथा, पत्नी टॉप। यहां पे हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर। क्लियर है जी? चलें आगे। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। एक इरिगेशन से रिलेटेड आपको स्कीम करवाई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना करवाई थी, करवाई थी। इसी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक का पार्ट ये बनता है। तो उसको एक्सटेंड करने की बात करते हैं, उसमें कुछ फंड्स डेवलप करने की बात करें, वो सब चीजें। आइडिया क्या है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में इरिगेशन को एड्रेस करना है। तो यहाँ इसकी बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, फिर हर खेत को पानी, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फिर वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट।
अपने आप में एक एम्ब्रेला स्कीम है। 2015 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था, तो ये इसके बाकी के कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है जी। AIBP की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेजर डैम्स बनाने हैं, प्लान करना है, फंड्स जनरेट करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, वो सब इसके अंडर आने वाले हैं। इरिगेशन के पर्पज से या उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी पर्पस हो सकता है, लेकिन मेजरली इरिगेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो पार्ट बनेगा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। अब डैम बना दिया डायरेक्टली तो खेत तक पानी नहीं पहुंचा सकता वो, कुछ कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, कुछ सब कैनाल्स बनानी पड़ेंगी। उसके अलावा हो सकता है आपको अंडरग्राउंड यहाँ पे कुछ पाइप भी बिछानी पड़ जाए, तो वो पार्ट बनेगा हर खेत को पानी। यहाँ पे बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की जाएगी, कैनाल्स की, सब कैनाल्स की, अंडरग्राउंड पाइप स्टोरेज की, पाइप वाटर की बात करोगे। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करें, यहां पे बात करेंगे हम माइक्रो इरिगेशन की। एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उनकी बात करेंगे यहां पे। क्लियर है जी। और उसके बाद वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, कि क्या हम इरिगेशन के स्टेटस को इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूरे एरिया को हमने वाटरशेड मान लेना है, और अगर वहां पे बरसात हो रही है तो हम इंश्योर करेंगे कि यार वो पानी सिर्फ ऐसे रन ऑफ की तरह निकल ना जाए, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं, कुछ पॉन्ड्स बना सकते हैं, कुछ लेक्स बना सकते हैं। वो सारा पार्ट बनने वाला है वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट का। क्लियर है जी। अब यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो साहब ये सेकेंड कंपोनेंट का पार्ट बनता है हर खेत को पानी का। यहां पे बात की गई कि आप यहां पे अंडरग्राउंड स्टोरेज के या अंडरग्राउंड पाइप्स के तहत आप किसानों तक पानी पहुंचाओ। ठीक है जी, क्लियर। वो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको 4 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया यहां। क्लियर है जी, कोई डाउट हो? पक्का, चले आगे। चलो नेक्स्ट, अरावली रेंज। अब यहाँ पे भी NGT का एक ऑर्डर आया था, जिसके तहत बोला गया यार यहाँ के जो बिल्कुल इसके अच्छे रीजन है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, वहां पे माइनिंग को बैन करो। ये ऑर्डर आया था। अरावली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किन किन स्टेट्स में ये स्प्रेड है, किन किन स्टेट्स में। रुको, क्या गुजरात में है? दिख तो नहीं रहा है। गुजरात, देन राजस्थान, फिर यूपी, नो, हरियाणा, दिल्ली। क्या हमने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात की थी। वो भी कंजर्व करने का एक तरीका था, जिसके तहत बोला कि हम 5 किलोमीटर की बफर वॉल बनाना चाहते हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ डेजर्टिफिकेशन। क्लियर है जी, ठीक है। और अगर इन जनरल अरावलीज की बात करें तो क्या ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं? ब्लॉक 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 नहीं, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो वैसे ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। दे हैपन टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस तो बड़े यंग है, तो आजकल ये सिर्फ रेजिडुअरी फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, रेजिडुअरी। क्लियर। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर पीक, बिल्कुल सही बात है। माउंट आबू भी यहीं पे है, इसी रेंज में है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर पीक। डन है जी। अब ये ऑर्डर किसने निकाला है? NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। क्या इसका नाम सुना पहले? क्या ये स्टैट्यूटरी है या नहीं है, किसी एक्ट के तहत बनाया गया है, नहीं बनाया गया? सोच के बताओ, सारी चीजें एक्ट के तहत नहीं बनती।
अच्छा, ये बना दिया एक्ट के तहत, आपने सोचना है, नहीं बनाया। हाँ जी, चलो समय समाप्ति घोषणा, आगे चलते हैं। 2010 का एक्ट आया जी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 2010, इसके तहत इसको बनाया गया। ठीक है जी। और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा कुछ रीजनल बेंचेस भी हैं, जैसे भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। मेन प्रिंसिपल सीट कहाँ पे, दिल्ली में। अब ये कुछ, अगर मान लो इन्वायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम रिलेटेड लॉस की कोई यहाँ पे वायलेशन होने वाली है, उस पे ऑर्डर देने वाला है, इतना तो पता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि किन किन, या जो आपने नाम सुना है जिन एक्ट का, उनमें से किन किन पे ऑर्डर दे सकता है, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, बड़े कॉमन कॉमन। हाँ जी। माइनिंग सर, एक्ट आपने कौन सा पढ़ा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या उस पे ऑर्डर दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल सही बात। देन आज दो आपने पढ़े थे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, उस पे दे सकता है, दे सकता है। एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात, दे सकता है। और अब ये आप बताओ, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे दे सकता है? क्यों, क्या काम है फिर इनका? उसका अलग एक्ट है, उस पे ऑर्डर कौन देगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे नहीं दे सकता, दैट्स दी होल पॉइंट। जब आपसे पूछा जाएगा किन किन एरियाज में इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको हमेशा दिया जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो आप सबसे पहले उसी को टिक करने वाले हो, उसको नहीं करना। ठीक है, रिमेंबर दैट धमाल मूवी, जिसमें बोलते हैं कि लाल बटन दिखा, दिखा, नहीं दबाना था। क्लियर है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। इसके साथ साथ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ये इसकी लीगल जुरिस्डिक्शन है। इन मसलों के साथ डील करते हैं, कोई और किसी प्ली को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। क्लियर है जी, डन, पक्का, कोई डाउट हो? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट, अल्फा अल्फा। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जिसको हमने कभी बचपन में डील किया था, जीईएसी ने इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन को इंपोर्ट कराने के लिए यस बोल दिया। लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल किससे आना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। अल्फा अल्फा के केस में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन को इंपोर्ट करवाने के लिए इंडिया में अप्रूवल दे दी है। जीईएसी को हमने कवर किया अपनी क्लासेस में, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है। जितने भी जेनोम, जो हम बात कर रहे हैं, जीएमओस की बात करते हैं, उसके ट्रायल की बात करते हैं, उसकी टेस्टिंग की बात करते हैं, उसके इंपोर्ट की बात करते हैं, उसमें परमिशन इससे चाहिए होती है। क्लियर है जी, ठीक। और अल्फा अल्फा की बात करें अपने आप में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया की नेटिव ग्रास है, ठीक है। तो पेरेनियल प्लस हर्बेशियस, पेरेनियल हर्बेशियस क्रॉप है। प्राइमरीली इसको फॉडर के तौर पे यूज करते हैं, फॉडर के तौर पे। इंडिया में उगाई जाती है, उगाई जाती है। पेरेनियल मतलब, पेरेनियल मतलब, पेरेनियल मतलब भाई सारा साल होने वाली है, सारा साल होने वाली है। अब जो थोड़ा किसानी बैकग्राउंड से हैं, वो बोले बताएंगे कि बरसीन होती है एक, चरी, राइट, तो ये फॉडर होते हैं, सारा साल नहीं उगने वाले, लेकिन ये उग सकती है।
ड्राई लैंड में भी इसको उगा सकते हैं। और हॉर्स कल्टीवेशन की अगर बात करें, मतलब हॉर्स की ब्रीडिंग की बात करें, रेन की बात करें, तो उसके वन ऑफ द फेवरेट्स जो अगर फूड है ना, तो ये अल्फाल्फा है। और घोड़ों की अगर प्रजाति की बात करें तो सेंट्रल एशिया में सबसे बढ़िया मिलते हैं वो, और वहीं पे ये उगाई जाती है अल्फाल्फा। फाइबर कंटेंट अच्छा है यहाँ पे, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी। पेरेनियल है, हर्बेशियस है, मतलब कोई वुडी स्टेम नहीं है इसकी, वुडी स्टेम नहीं है, हर्ब टाइप है। ठीक है, वुडी स्टेम नहीं है, हर्ब टाइप है, हर्बेशियस, पेरेनियल प्लस हर्बेशियस क्रॉप। डन। चले नेक्स्ट, रिवर मंडोवी से लिंक्ड है जी। अब यहाँ पे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत इन्होंने कोई एनओसी वगैरह जनरेट की थी, अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिवर मंडोवी। इसको महादेवी भी बोलते हैं। रिवर मंडोवी का नाम सुना पहले? कहां पे है? गोवा। गोवा की लाइफलाइन बोला जाता है इसे, रिवर मंडोवी। गोवा में ही ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है जी। वहां पे एक पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और इसके साथ साथ एक और रिवर है गोवा में, क्या नाम है उसका? रिवर जुआरी। ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, देन इट मूव्स टू गोवा एंड इट फाइनली मीट्स विद रिवर मंडोवी। हाँ जी, मोरमुगांव पोर्ट। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे इट मीट्स क्रीक बनाती है, ये पूरा क्रीक रीजन बन रहा है, पूरा क्रीक रीजन बनता है। सर इसमें कोई ब्रिज वगैरह बनाना था, कुछ करना था, उसके लिए कोई डिजिटली इन्होंने क्लियरेंस ली थी, कोई इन्वायरमेंट पोर्टल से एनओसी वगैरह ली थी, वो अपने लिए जानना जरूरत नहीं है। अपने लिए जब हम बात करते हैं रिवर्स की न्यूज़, वो किसी पर्सपेक्टिव से रिवर इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए, बस इतना याद है। ठीक है जी, डन। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो। और अब थोड़ा सा हम पेस अपना बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर ही लिए हैं बेसिक्स, तो थोड़ा थोड़ा तेज करेंगे। थैंक यू। कोई और डाउट हो किसी का? थैंक यू।